जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आज हम हैं किसान चौपाल में और ये जगह है मुजफ्फरनगर जिला, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मेरठ से लगा हुआ जिला है। बहुत जागरूक किसान हैं, बहुत ज़्यादातर। और इस समय पे जो गन्ने में जो बहुत ज़्यादा समस्याएं किसानों की चल रही हैं, उनको लेकर के किसान बहुत परेशान है। वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गन्ने की बेल्ट जितनी भी है, हर जगह पे समस्याएं हैं। कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, क्या ये समस्याएं वास्तविक हैं या टेम्परेरी हैं, या ये आई कहाँ से हैं। तो पहले एक परिचय लेंगे, उसके बाद किसानों के सवाल और उसके बाद उनके जवाब। नमस्ते जी। हाँ, कोई बैठ के बता दो, इसमें कोई दिक्कत। आपका परिचय दे दो। मेरा नाम सुधीर शर्मा, ग्राम कुतुबपुर, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, उत्तर प्रदेश। मैं अपना एक परिचय दे दूं। सभी को नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं आपके पास के जिले बिजनौर का रहने वाला हूं। बिजनौर से जैसे हम मुरादाबाद की तरफ चलेंगे तो 7 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने हाथ पे मेरा गांव पड़ता है, चौकतरी। एक फौजी आदमी यहाँ क्यों आया, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो लगभग मैंने हर वीडियो में बताई है। हर जगह बताना भी पड़ता है कि भाई एक फौजी आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तो 2012 के आसपास में जब किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे थे, उस समय में हमने एक अखबार पढ़ा। उस अखबार में एक किसान की पत्नी थी वो, और 2 बच्चियाँ उसके साथ में थी। उन्होंने आत्महत्या की हुई थी। मन विचलित हुआ कि किसान के बालक हैं, हम भी कोई बहुत बड़े कुंवर साहब तो थे नहीं, एक गरीब किसान के घर से निकले हुए थे, फौज में गए। मन दुखी हुआ, हमने पिताजी को फ़ोन लगाया, पूछा कि ये स्थिति क्यों बनी हुई है। बोले यार तुम अपनी नौकरी करो, आराम से, चक्कर में मत पड़ो, सब ठीक है। उसके बाद छुट्टी लेके वहाँ गए तो पता चला जागरूक नहीं थे लोग। आपकी बीज आपका नहीं है, आपके फर्टिलाइजर आपके नहीं है, और सबसे पहली बात जो हमारे हाथ में दिया गया है उसको तरीका ही नहीं बताया कि पीना कैसे है, डालना कैसे है, खाना कैसे है। तो वो हमें नुकसान दे रहा है। कुल मिला के इसको बोलते हैं अवेयरनेस। जागरूकता नहीं थी किसानों में। तो हमारे मन में ये बात आई, वहाँ भावुक हो गए उस समय पे, और मन में एक बात आई कि यार मैं किसानों को जागरूक करूँगा। फिर वहाँ से तो जोश में आ गए, छुट्टी खत्म हो गई, वापस चले गए। उसके बाद मन में आया कि यार तू यार 12वीं पास आदमी है, खेती का खैर तुझे पता नहीं, कभी जिंदगी में खेती करनी। 16.5 साल का बालक क्या खेती करेगा। हम तो गए, कभी बरसीन काट रहे, कभी गलती से गन्ना वन्ना डलवा दिया, नहीं तो कोई खेती का मतलब ही नहीं था काम करने का। लेकिन साहब, एक कहावत है कि वो 5वीं में 8वीं आपने भी पढ़ा होगा कि अगर आप सिल पे भी थोड़ा थोड़ा रोज रोज रस्सी से मन पे घड़ा खींचते हो तो वो पत्थर पर निशान डाल देती है। बस वहां से जो है खेती सीखनी शुरू करी। तो खेती ऐसे किताबी सीखनी शुरू नहीं करी, पहले जो उन्नत किसान थे उनके पास जाना शुरू करा, उनसे सीखी सीखी सीखी, और फिर ये हो गया, लत बन गई, एक शौक बन गया। और इतने नुकसान करे, इतने नुकसान करे, इतने नुकसान करे कि एक बार को पागल की संगे मिल गई कि भाई ये पागल हो गया, ये इसके खेत तो कभी ठीक होते नहीं, बढ़िया फसल आती नहीं, जो हर बार बढ़िया करे फिर उन्हें मार ले। तो ये सब एक्सपेरिमेंट थे। वो कहीं ना कहीं आज मुझे इस जगह पे लाना चाह रहे थे। फिर मेरे जैसे विचारों के कुछ लोग मुझे मिले, मेरे जैसे विचारों के कुछ लोग मिले। मुझे एक मिले झारखंड के RK सिंह, राज कपूर किसान। एक मुझे गणेश बोंडे मिले, महाराष्ट्र के। एक मैं, और एक लड़का अनुराग है, बिहार के। और फिर हमारी एक टीम बनी। फिर एक ही विचारधारा के कई लोग मिल गए। फिर हम लोगों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, किसान कार्यशाला, कि हम लोगों को गांव गांव जा करके और बस खेती के बारे में जो हमने सीखा, मेरे खेतों में जो करा, वो चीज़ें बताएंगे कि आप किस तरीके से करके अपने खर्चे कम कर सकते हो। तो हमने उसका स्लोगन रखा, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। कि जहां आज हम कर्ज में फंसे हुए हैं, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो आपको पता और मुझे ना पता हो, ना मैं कोई बाबूजी, ठीक है। हमारे कृषि कार्ड पूरे नहीं हो रहे, हमारी हर चीज़ लोन पे, हमारा ट्रैक्टर लोन पे, हमारा ट्रिपलर लोन पे, हमारी हर चीज़ लोन पे चल रही। हालत यह है कि भैंस EMI पे नहीं मिलती, नहीं तो वो भी EMI पे ले लें हम। हमारे पास आ ही नहीं रहा है उतना कि हम कृषि कार्ड भर सकें अपना हर साल, और धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। अब गन्ना पहले इतना था कि बिना कुछ करो धरो 40-50 का हिसाब से निकल जाता था। अभी भाई साहब अगर कुछ नहीं करोगे ना तो पर्ची भी नहीं बने, एक ये स्थिति में आ गए हम। अच्छा, ये हमें ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि केवल गन्ने में ये बीमारी आ रही है। ये पूरे देश में हर फसलों में समस्या है। मैं भी पीछे हिमाचल में गया था और फिर जाने वाला हूँ। सेब पे ये समस्या, अनार से अभी आया हूँ। बेल्ट आप एक चैनल है किसान कार्यशाला, तो जब आप इस चैनल को देखोगे तो इस चैनल में आपको सारी वीडियो मिलेंगी मेरी। अनार वाले भी यही रोना रो रहे हैं कि साहब हम मर लिए बीमारियों से, नाशपाती वाले भी ये रोना रो रहे हैं, अंगूर वाले भी यही रोना रो रहे हैं। तो ये क्या वाकई में फसलों में बीमारी है? ये बीमारी है हमारे दिमाग में और हमारी ज़मीनों में। दिमाग में ये डाल दिया कि यार 15 दिन हो गए, अगर स्प्रे नहीं करा तो गन्ना नहीं हो। जरूरत नहीं है। आपको देख के वो भाई पिनक गया, उसको देख के वो भाई को जोश आ गया, उनको देख के इन
जब 3 चले गए तो बाकी ने बैठे, यार तुम बैठे क्या कर रहे हैं, सारा गाँव स्प्रे कर रहा, बावले हो गए तुम। जबरदस्ती भेड़ चाल में सारे के सारों ने स्प्रे करा। अब ये गड़बड़ी हुई कैसे? ये गड़बड़ी जब 1962 में हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई तो हमें रासायनिक फर्टिलाइजर को दिया गया डालने के लिए। हम डालना नहीं चाहते थे लेकिन डाला गया। उस समय ज़रूरत भी थी कि भाई हम 10 में से 7 आदमी जो है उनके पास भोजन था और 3 आदमी या तो सही से खाना नहीं खा पा रहे थे या भूखे सो रहे थे। उस परिस्थिति से निकलने के लिए, अच्छा इसमें कोई भी एक बीच में बात रोक रहा हूँ, जहाँ पे कैमरा चल रहा है यहाँ पे कोई भी बीड़ी मत पीना। फिर वहाँ पे जब हम 1962 से स्थिति में आए तो ये जो रासायनिक फर्टिलाइजर आए थे ये खराब नहीं है। हमें क्या बताया गया आज की वर्तमान स्थिति में कि ये जहर है, इन्हें फेंक दो, इन्हें ये कर दो। अरे भाई, बादाम कभी भी जहर नहीं होता, उसका खाने का तरीका जहर है। तो ये जो आए थे ये एक लिमिटेशन उसमें आए थे। उस समय में हमारी ज़मीनों में जीवाणु बहुत थे। तो मिट्टी का मतलब तो जीवाणु ही है, सीधी सी बात है। तो हमारी ज़मीनों में कुदरत ने जैसे हमारे शरीर में हर चीज़ को, हर बीमारी को ठीक करने के बैक्टीरिया वायरस दिए हैं, ऐसे ही ज़मीन में अपने आप कुदरती तौर पर कुदरत ने सब कुछ दिया है। लेकिन हमने अज्ञानतावश, लोगों ने हमें करवाया जबरदस्ती आके और हमने किया मजबूरी में, और हमने अपने खेतों में फेंका। तो जब तक हमारे खेतों में बैक्टीरिया थे तब तक तो हमारा जो खाद हम डाल रहे थे, डीएपी था, पोटास था या कोई भी खाद थी, तो ये खाद बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डीएपी को ले रहे थे, खा के फास्फोरस में तब्दील करके पौधे को दे रहे, तो फसल जा रही 110 कुंटल पर बीघा। दोनों अपना काम कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया कि नए नए जीजा के चक्कर में पुराने फुप्पा को भूल गए, समझ गए? और बिना फुप्पा के काम होगा नहीं, समझ रहे हो? तो हमने ये करा कि हम ये नए नए फर्टिलाइजर के चक्कर में ये भूल गए भाई साहब कि ये जीवाणु भी जरूरी हैं उतने ही जितने ये आपके, अभी रख देना बेटा, खोलना मत, हमारे जीवाणु उतने ही जरूरी हैं जितना ये खाद। अगर ये बैलेंस बना रहता तो आज आप और मैं इस बुक गैलरी में नहीं होते, और अभी मैं मेरे साथियों की तरह नौकरी कर रहा होता। मेरी बची थी अभी बहुत, मैं जो 18 में बीआरएस लेकर आया इसलिए कि साहब अब मैं सीख लिया, मुझे छोड़ दो, मुझे फैलना है बस पब्लिक में, जो जो मैंने सीखा वो बताना है लोगों को। तो फौज ने बोला कि ठीक है भाई, जा देश सेवा कर, छूट है तुझे। तो साहब ये हमें जो दिए गए, और दिए भी ये गए थे 20 साल के लिए, कि 20 साल के बाद हमारी मिट्टी इनको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। लेकिन उन रिपोर्ट्स को या तो छुपा दिया गया है, बता दिया, मुझे उसके बारे में सही नॉलेज नहीं है। फिलहाल ये बंद नहीं हुए और बढ़ गए। पहले जो पुराने बुजुर्ग हैं, जैसे बाबा जी बैठे हैं, इनके समय में बताते हैं कि 2 किलो डीएपी काम कर दिया था, 2 किलो यूरिया काम कर दिया था। अभी वो 2 कट्टे नहीं काम कर पा रहे। उसका कारण क्या है? आप जब भी रासायनिक फर्टिलाइजर लाते हैं बाजार से, वो रासायनिक फर्टिलाइजर आपको दिया जाता है प्रिजर्व करके, केमिकल के साथ बांध के, बॉन्ड करके, वो एज इट इज पोजीशन में देने के लिए नहीं होता। जैसे ये समोसे लाए होंगे भैया, तो इन समोसों को पन्नी में बांध के दिया होगा उसने। तो क्या आपने पन्नी के साथ खाया? पन्नी से खोल के खाया। अगर पन्नी के साथ खा लो तो नुकसान क्या देगा, समोसा या पन्नी? तो आपके खेत में जो अभी नुकसान दे रहा है वो खाद नहीं दे रहा है, उसका तो नाम ही खाद है, केमिकल बॉन्डिशन, जो केमिकल बॉन्ड है इसके, वो नुकसान दे रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। हम जैसे डीएपी लाए, उदाहरण देता हूं, तो डीएपी को हमने खेत में छिड़क दिया। पहली बात तो डीएपी या कोई भी रासायनिक खाद को जमीन की ऊपरी सतह पे देना मना है, सीधी सी बात है। ऊपरी सतह पे फेंकने का कोई लॉजिक ही नहीं है, और हम 99% ऊपर ही फेंक के आते हैं। ऊपर फेंकने के बाद उसकी गुड़ाई जरूरी है, जो हम कभी नहीं करते। गन्ने में कम से कम इतना नीचे दबाना चाहिए, लेकिन नहीं दबाते, ऊपर फेंका और कहानी खत्म हो गई, इल्लत छुट्टी हमारी। किसी तरह हमने काउंटिंग करनी है, 2 बोरी दे दी, मेरा काम खत्म, शुद्धा हो या ना हो, मन को तसल्ली करनी है। तो हमने क्या किया, ये डीएपी जब लिया और खेत में डाला, तो जब ये खेत में डाला तो ये ऊपरी सतह पे पड़ा है। अब इसमें हमने पानी दिया, इसमें नमी आई, अब इससे तेजाब रिलीज हुए, एसिड रिलीज हुए और गैसें रिलीज हुई। उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये 80% तक आज फिक्स हो रहा है। मतलब आपने अगर 1 कुंटल डीएपी डाला है तो 80 कुंटल डीएपी आपके खेत को नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। और ये जा कहाँ रहा है? ये ज़मीनों में पड़ा है। कर क्या रहा है? ज़मीन के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है। आपने अच्छा खासा रात को खाना खाया, लेकिन सुबह आपको इतना सा लू आया, बस बड़ी मुश्किल से खींच तान करके 2-3 बीड़ी उड़ी मार मोर के, बड़ी मुश्किल तुम खींच तान करके इतनी सूतरी तुम्हारी, बाकी पेट में ही पड़ी। कवच बढ़ता जा रहा है, कवच बढ़ता जा रहा है। अभी पानी पी रहे हो तो डकार आ रहे, भैया मैं मर गया, मेरा कवच तोड़वा दो, मेरा कवच तोड़वा दो। और ज़मीन भी यही कह रही है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो रहे। ऊपर से क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं, एक काम को बर्फी और खा, कवच लग रहा,
अब तुम तुक्के मार रहे हो जमीन के ऊपर। अब जब यहाँ से काम होना बंद हो गया तो सिरिंज से काम करने लगे, अब जब बोतलों से कि ये फलानी इसके साथ मिलाओ, स्प्रे मार दो, फसल भाग जाएगी। जमीन का भयंकर दोहन चालू कर दिया हम लोगों ने। तो जमीन के अंदर इतना ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइजर पड़ा है, उसके अंदर उस रासायनिक फर्टिलाइजर की वजह से टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब फंगस आ रही है, क्योंकि मित्र बैक्टीरिया तो बचे नहीं, वो तो एंड होली है। या वो इतनी नीचे चले गए कि उन्होंने बोला कि ठीक है भैया तुम्हारा जो मन करे करो, अपना काम हमें बकस दो। अब सपोज करो ये आपके लिए यहाँ पे पेप्सी और वो लेके आए अभी समोसे, और यहाँ पे धुआं सुलगा दे ताऊ जी, और पंखा और चला दे उधर से, तो आप 2-4 बार आवाज़ मारोगे कि इसे बंद कर लो यार, नहीं करेंगे तो उठ के चल दोगे। वही बैक्टीरिया ने किया। वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, या तो जमीन की निचली सतह में चले गए या फिर वो सुसुप्त अवस्था में चले गए, मतलब डोरमेंसी में चले गए। भाई जैसे कितना ही पहलवान आदमी हो, आप उसे खाना मत दो, 15-20 दिन में वो चलना भारी हो जाएगा, पहलवानी की तो बात छोड़ो, वैसे ही वो हो गए। अब हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जो सो रहे हैं सैनिक इनको जगा लो। तो ये जो रासायनिक खाद हमारे खेतों में पड़ी है, ये इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सोच लो मेरी उम्र 40 हो रही लगभग, ये मेरे से तो बहुत पहले से हैं, बहुत समय थे। ये इतना पड़ा है कि इतना, बस इसको घोल लो आप किसी तरह। ये किसी ने नहीं सिखाया कि बॉन्डिंग पे काम कैसे करें। हम लोगों ने क्या काम किया, हमने इसकी बॉन्डिंग पे काम करा कि यार ये रसायन अगर टूट जा तो किसान का भला हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाए, बतेरी रिसर्च करी, बहुत काम किए। उसके बाद एक कहानी समझ में आई कि हमने ये लिया रासायनिक खाद और इसको गोबर की खाद में मिला दिया। जैसे 50 किलो डालने का मन है आपका कि मुझे 50 किलो डीएपी डालना, 50 मत डालो, 15 किलो लेके आओ, और 15 किलो डीएपी को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला के, और 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खल। हर किसान के यहाँ नहीं है तो खरीद लो, थोक में लाओगे 20-22 मिल जाएगी, वरना तो 28-30 मिल रही है। इसको ला करके 1 किलो इसमें डाल दो, और इसमें पानी की नमी दे दो, या गौमूत्र की नमी दे दो, या आपके पास चावल का मांड हो उसकी नमी दे दो, नहीं तो सादे पानी से नमी दे दो। नमी का मतलब है कि आपने मुट्ठी बांधी, पानी नहीं छूना चाहिए। लड्डू बन जाए, दूसरे हाथ पे छोड़ोगे तो टूट के गिर जाए। मैंने मध्य प्रदेश की एक वीडियो में ये बना के दिखाया है, और एक वीडियो है 357 नंबर की मऊ जिले की, उसमें मैंने अपने हाथ से वो खाद बना के दिखाई, पूरी अलग अलग चार्ट। एक वीडियो नंबर 315, अगर आपको खेती समझनी है तो, कि कौन सा खाद कैसे दिया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, हल्का हल्का है। तो फिर हमने क्या किया, इसको जब रखा उसके साथ, तो भाई साहब जब इसकी पूरी जांच कराई गई तो ये 15 किलो 50 किलो था। इसका मतलब हम गलत रास्ते पे थे। हमें बादाम 1 मुट्ठी खाने सिखाए गए, हमें किसी ने बताया नहीं कि 5 ही बादाम खाने उम्र के हिसाब से, और 5 बादाम भी सूखे नहीं खाने, इनको भिगो के रख, इनको भिगो के रखो, और भिगोने के बाद त्रिपाठी जी इसको तुरंत म्यूट किया करो, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। कि जिसने गाना बनाया वो आ जाएगा, मेरी छाती पे चढ़ जाएगा कि मेरा गाना बज रहा तुम्हारी इसमें, ऊपर से वो कर दो इसको। अभी ये क्या है कि जैसे आपने ये डाला, पहली बात, अगर आप साधारण डीएपी डालते हैं तो वो 20 दिन के बाद लगता है, लगेगा 20%, ठीक है, और बाकी फिक्स हो जाएगा। ये जो आपने किया ये लगेगा आज 6 घंटे के बाद, दूसरा लगेगा कम से कम ये 95% से ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा ये ठंडा है। अगर आप इससे कोई खाद, इससे ना तो जमीन के माइक्रोब्स को नुकसान है, ना जमीन के कार्बन को नुकसान है, ना किसी चीज़ को नुकसान, ना आपको किसी से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत पड़ रही। बताओ सरसों की खल कहाँ है? आपके घर, गुड़ आपके घर, गोबर आपके घर, डीएपी बस आपको लाना है, वो तो आप वैसे भी ला ही रहे थे। अब आप 45 किलो की जगह में 15 किलो लाओ, आपको 3 कट्टे डालने का मन है, 1 कट्टा लाओ। इसका लाइव प्रैक्टिकल मैंने सहारनपुर में कराया, त्यागी जी हैं, कुछ गांव हैं उनका याद नहीं आ रहा, भगवानपुर ऐसे कुछ करके गांव हैं, उसमें उनके यहाँ पे 2-2, 3-3 बोरे डीएपी डालते हैं खीरे की खेती में। उन्होंने 15 किलो डीएपी डाला मेरे कहने से, और उन्होंने जो पूरे गांव को दिखाया कि तुमसे बढ़िया और शानदार खीरा मेरे खेत में है। और आपका जो इससे उत्पादन आएगा, वो गन्ना हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, जब आप उसकी जांच कराएंगे लैब में तो वो रेसिड्यू फ्री आएगा, मतलब अवशेष मुक्त, जहर मुक्त। तो अब तक जो हमने ज़मीनें खराब कर ली वो कर ली, अब हमारे जागने का समय आ गया। अगर इस समय पे हम लोग नहीं जागे तो हम लोग या तो खेती छोड़ देंगे, या हमारी फिर दशा दिशा दोनों खराब होने वाली है। जब मन करे, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कब डालना, देना ऐसे है, जब भी देना ऐसे देना है। जब डीएपी डालने का मन करे ऐसे ही, चाहे बरसीन हो, चना हो, मटर हो, धान हो, गन्ना हो, कोई फसल हो, ऐसे ही देना है। वो एक दूसरा विषय है, उसकी पूरी दूसरी वीडियो है कि गन्ने में कैसे करें, धान में कैसे करें। 1000 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे हैं, पड़ी हुई हैं, इन्हीं चीज़ों की हैं। तो मैंने आपको ये बताया
ये बॉन्डिंग कैसे तोड़नी है। अब केवल इसमें दो चीजों में ध्यान रखना है, एक तो यूरिया का, यूरिया को गोबर खाद में मिलाओगे तो वो हलवा बन जाएगा। तो यूरिया को मिट्टी में मिलाना है आपने, सूखी मिट्टी या सूखा गोबर की खाद। सूखी गोबर की खाद होती नहीं, बड़ा कोई मेहनती किसान हो जो यहाँ कच्चे गोबर को सुखा ले किसी तरह, वरना तो मिट्टी सबसे बढ़िया है। खेत की मिट्टी में ट्यूबवेल पे जाओ, वहाँ यूरिया मिलाओ और बोरी में भरो और बंद कर दो। अगर यूरिया 50 किलो डालने का मन है तो 25 लेके आओ और 25 को 25 किलो मिट्टी के साथ मिला कर रख दो। दाने फिर भी दिखाई देंगे आपको, मगर बॉन्डिंग टूट जाएगी। अब आप इसको खेत में देखा, आपको रिजल्ट देखना कितना शानदार मिलेगा। बोलोगे यार ये साला पता ही नहीं थी ये बात। बस यही बातें हम आप लोगों को गाँव गाँव बता के घूम रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोगों का जो अभी इस समय पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? रेड रोड है नहीं, पोका बोइंग, टॉप बोरर और नीचे से सफेद मुखी, लाल मुखी सुंडी। इसके अलावा तो गन्ने में कोई बीमारी है नहीं। गन्ना तो ऐसी फसल थी भाई साहब, इतनी बेशरम फसल थी कि गन्ना और बांस ये और दूबड़ा ये एक ही प्रजाति के हैं, इन्हें तो फेंक दो तो ये होने वाली फसल थी। अब भाई साहब बता तो रहे थे कि पॉपुलर के पेड़ पे स्प्रे चल रहा है। दूसरा गन्ने पे तो करे करे, पॉपुलर पर कौन चढ़ेगा हेलीकॉप्टर लेकर वहां। तो पॉपुलर सूख रहा है तो स्प्रे से नहीं सूख रहा है। अगर आप बार बार नाई के पास जा रहे हो कि और बढ़िया मसाज कर और बढ़िया ब्लीचिंग कर, भाई साहब तुम्हारा पेट खराब है, पेट ठीक कर लो, साली रौनक अपने आप आ जाएगी चेहरे पे। मैं 40 का हो गया, दूध मट्ठा बोल रहा है मेरा, मैं कौन सी टेबलेट खा गया है कि मुझे बोलना है। हमने दूध मट्ठे पिए, रोटी खाई ना बचपन में, इनकी उम्र में तो रोटी ना देखी। एक आध रोटी गलती से खाली खाली, नहीं तो सुबह भी मट्ठा, शाम को कढ़ाया दूध और रात को पका हुआ दूध, साला उसमें रहते पूरे दिन। और नूनी घी से चोरी से खा जाते हैं हांडिया उहाड़ी, और हाथ भी जल जाते वो कढ़ाए दूध की। कई बार पिटे भी के हाथ को डाला है मलाई के चक्कर में, वो आज काम आ रहा है। आवाज वहां तक जा रही होगी और 100 मीटर पीछे जाओ अदर तक आवाज जा रही होगी। ये बालक पेप्सी पी रहे हैं दूसरे स्कूल जाके, तो इनकी आवाज ना निकल रही, मम्मी आवाज मार रही, हाँ ना बोल तो दिया 4 बार, तब आवाज ही ना आ रही थी मुझे। तो ऐसे ही हमने क्या है, जमीनों में माइक्रोब्स खत्म कर लिए। अब इन्हें माइक्रोब्स को देना कैसे है? हमारे खेतों में कुदरत ने सब बीमारियों से लड़ने की ताकत दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमें सिखाया गया कि साहब आप जब गन्ना बो रहे हो तो ट्राइकोडर्मा डालो, बिवेरिया बेसियाना डालो, मेटारिजम एनिसोप्ले डालो। 3 के अलावा चौथे का नाम शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जितने जिसके पास उपलब्ध हैं उसने उतने के बारे में आके ज्ञान दे दिया। असल में ये मैं आपको बताता हूँ, पूरा चक्र होता है। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम 1, ट्राइकोडर्मा विरिडी 2, सुडोमोनास 3, बेसिलस सबटिलिस 4, बेसिलस थोरेंजेसिस 5, पैसिलोमाइसिस 6, वर्टिसिन लगानी 7, मेटारिजम एनिसोप्ले 8 और बिवेरिया बेसियाना 9। अब ये 9 के 9 जमीन में कुदरत ने अब से नहीं, जब से आप और हम नहीं थे तब से हमारी जमीनों में दिए थे। ये मित्र फंगस हैं हमारी फसलों को बचाने के लिए, लेकिन हमने ये जहर पेल पेल के इनको भगा दिया। अब वो डोरमेंसी में चले गए, तो हमें अब इनके ही समकक्ष जीवाणु वापस से छोड़ने पड़ेंगे, जो अंदर जा करके उस जमीन के अंदर इस पैथोजेंस को खत्म करेंगे और फिर से जो वातावरण उनके अनुकूल आएगा, जो डोरमेंसी में पड़े और भोजन जाएगा, तो फिर वो ऑर्गेनिक कार्बन से जिंदा होंगे और फिर हमारी जमीनें फिर वैसी हो जाएंगी। इसके लिए करना क्या है, पहले मैं बता दूं ये करते क्या क्या है। जो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है और ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये जमीन की समस्त प्रकार की फंगस को खत्म करने की इन दोनों के अंदर ताकत है और ये कर ही रहे हैं। जो लोग खेती कर रहे हैं इनके आधार पे वो कर रहे हैं। आप इस चैनल पे देखोगे तो आपको हजारों वीडियो किसानों की मिलेंगे कि भैया हम तो गंगा तर गए। दूसरा जो आपका ये आता है सूडोमोनास, और एक आता है आपका ये बेसिलस सबटिलिस। ये दोनों एंटीबायोटिक भी हैं। आप लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, में नाम नहीं लूंगा कैमरे के सामने, एंटीबायोटिक दवाई खरीद के लाते हो, बड़ी महंगी मिला है, साहब आधा लीटर मिला लियो, 4 पत्ते मिला लियो, कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों जमीन में छोड़ दो, आपका काम हो गया। तो ये मैं इसका पूरा चक्कर बताऊंगा आपको, ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं हमें तरीके गलत बताएं, बब्बू भाई पर डाल दो, उसके बाद तो जिक्र मत करो इनका ना, गड़बड़ चीज है। आपकी जमीन में अरबों दुश्मन सैनिक बैठा हुआ है, इनको मारने के लिए 1-2 बटालियन नहीं चाहिए, पूरा डिवीजन, पूरी कमांड चाहिए भाई साहब। यहाँ पे हर महीने चलेंगे ये आपके खेत में, तब जाकर के आप कंट्रोल कर पाओगे इनको, अपनी जमीन सुधार पाओगे। वो कैसे चलेंगे वो बताता हूँ। तो ये दोनों आपके ग्रोथ प्रमोटर भी हो गए साहब, और ये फंगस पे पूरा कंट्रोल भी करते हैं। उसके अलावा आपका आ गया एक पैसिलोमाइसिस नीमाटोड। आधे किसानों को यही नहीं पता कि मेरे खेत में यार फंगीसाइड भी डाल दिया, कीटनाशक भी डाल दिया, खाद भी डाल दिया, मेरा गन्ना क्यों ना भाग गया। तो जड़ उखाड़ के देखोगे तो मोटी मोटी गांठ मिला। ये तो बहुत जागरूक किसानों को पता है, वरना आधे को तो बेचारों को यही नहीं पता कि है क्या चीज। तो वो नीमाटोड लगी हुई, हाँ बिल्कुल। अब उसका क्या काल है, केवल पैसिलोमाइसिस आप खेत में छोड़ दो, फिर देखो कमाल। नीमाटोड अनार से ज्यादा किसी में नहीं लगता है, अनार का नीमाटोड खत्म हो गया केवल पैसिलोमाइसिस से।
तो या तो वो 6000 वाली ले आओ, आपको पता ही है नाम, या भैया ये फ्री का डाल लो सौदा। उसके साथ में एक आपका आ गया बेसिलस थुरेंजेसिस। बेसिलस थुरेंजेसिस लट रेंगने वाले जितने भी हैं और अंडे प्यूपे के लिए काम करता है। यही काम करता है वर्टिसिलम लकानी। ये दोनों काल हैं इनके जो जमीन में घूम रहे हैं। उसके साथ में आ गया आपका बिबेरिया बेसियाना। बिबेरिया बेसियाना आपके दीमक को कंट्रोल करता है। आपके ऐसे दीमक को मारता नहीं है, कंट्रोल करता है, दीमक को दूर रखता है पौधे से कि जिंदा नहीं खाना, तेरा काम कच्चा, तुझे सफाई करने के लिए बताया गया है। अभी एक बात ध्यान रखो, बिबेरिया बेसियाना कैसे काम करता है दीमक पे। अभी यहाँ पे हमारा कोई बंदा है, जैसे ये भाई सपोज करो हमारे जाने के बाद यहाँ पे सफाई करने लगे और इनको ये ना पता हो कि नोट में क्या अंतर है और कागज में क्या अंतर है, और आपकी जेब से यहाँ 500 के नोट निकल के गिर जाएं, तो ये भाई झाड़ू में उन्हें भी लपेट देगा, है ना, मुझे क्या पता था। लेकिन आप जब यहाँ बैठे हो तो आप बताओगे सुन ये मेरे नोट गिरे हुए, इन्हें मत झाड़ू मारिए, बाकी सब उठा ले। तो बिबेरिया बेसियाना दीमक को कंट्रोल करता है कि सुन तेरा जो काम है वो कर, पेड़ नहीं खाना तूने हरा, नहीं तो नहीं होगा तो वो खा जाएगी। ये सारे कंट्रोलर हैं प्रकृति के, हम मारने में लगे हैं, तो हम मार तो किसी को सकते नहीं, ये तो सीधी सी बात है। अब ये आपका एक आ गया वर्टिसिलम लकानी और ये थुरेंजेसिस, इसका काम पता चल गया। अब आपका आता है इसके साथ में मेटरियम एनिसोप्ले। जितने भी उड़ने फुदकने वाले कीड़े हैं, एक खेत से दूसरे खेत जा जाके बैठ रहे हैं, तितली आ रही, ये आ रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हो कि तितली आ गई साहब, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, भैया कहाँ से आ रही है? बिजनौर से आ रही है कि मुरादाबाद से? तुम्हारे ही खेतों में अंडे पड़े हुए हैं, एक निश्चित तापमान और समय आने पे वो अंडे से फूटते हैं और कीड़े बनते हैं। जब पहले ही आपने जमीन में चला रखी हैं सारी चीजें, ढूंढ ढूंढ के अंडों को खाता है। ये करते क्या हैं? आपकी जमीन में पड़े हुए बायोमास, आपकी जमीन में पड़ा हुआ गोबर, आपकी जमीन में पड़े हुए जितने भी आपके कीड़े हैं, कीट पतंग हैं, ये उनकी बॉडी में घुस करके उनके प्रोटीन को खा के अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जो मित्र हमारे हैं, फंगस अपनी जड़ों पे लेयर बना लेती है, जब हम मोबाइल पर जैसे कोटिंग करवाते हैं लेमिनेशन, उस तरीके से बैठ जाती है, तो वो बुरी फंगस को आने नहीं देती। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कोई गलत आदमी नहीं आ सकता अभी, क्योंकि हम यहाँ पे मजबूत स्थिति में हैं। हम सारे चले जाए हैं, कुत्ते बैठे मिलेंगे अभी खट्टों पे इन पे। ऐसे ही खेतों में ये हैं, तो ये हमें केवल छोड़ने की देर है। तो अगर आपने ये 9 के 9 एक ड्रम में बना लिए, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइफलाइज टेक्नोलॉजी, कि ये 9 के 9 एक साथ बनते हैं। और आपने इसमें से फिर ये मदर कल्चर बना लो, 2 ड्रम ले लो 200 लीटर के। एक में मित्र ये तो हो गए मित्र फंगस, एक होते हैं मित्र बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के 4, एजोस्प्रिलम, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। इसमें मीठी फसलों से लेके दलहनी फसलों से लेके और आपकी सब्जी वर्गीय फसलों तक सारे के सारे नाइट्रोजन देने वाले जीवाणु हैं। आप यूरिया देते हो, यूरिया को पौधे तक नाइट्रोजन बना के पहुंचाने का काम इन जीवाणुओं का है। यही ना बचे सूत्र जमीन में, तो देगा कौन? अब हम आ गए, भाई ने समोसे ला कर रख दिए, पेप्सी ला कर रख दी, देगा कौन? है ही ना कोई। आप भी नहीं खाओगे शर्म के मारे, मैं भी नहीं खाऊंगा, वो बेकार हो जाएंगे बैठक में रख कर। ये कहा मैं तो लाया था, भैया तू लाया था, यहाँ देने वाला तो कोई था ही नहीं। तो ये देने वाले खेत में खत्म हो गए। ये कहाँ से आएंगे? जब तक ये कल्चर अपने खेत में नहीं चलाओगे आप। उसके बाद आपका आता है फास्फोरस। आपने जो डीएपी पढ़ा है दादा परदादा के जमाने का, उस डीएपी को घोल घोल के देने का काम किसका है? फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी जमीन में थे, हमने कम करे। ऐसे पोटास, ऐसे जिंक, ऐसे प्रकार के 9 आते हैं, इनमें डिकम्पोजर भी एक इंक्लूड है। तो 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। 2 ड्रम रखो आप 500 लीटर के अपने घर पे, और दोनों ड्रमों में दोनों इनको डालो, गुड़ डालो, थोड़ा सा उबला हुआ आलू लो, मिक्सी में डालो, पानी डालो, मैश करो, ऐसा बन जाता है जैसे वो मैंगो जूस हो। उसके बाद मदर कल्चर बन गया। 1 लीटर निकालो, वापस से 100 लीटर में डालो, और ये 100 लीटर आपकी दवाई बन गया। अब इसे खेत में छोड़ो। कोई अगर ये कहता है कि भैया मैं कुंवर साहब हूँ, मैं तो अपने खेत में ड्रम नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, अपने घर 50-50 लीटर का 8-10 ड्रम ले आओ यहाँ, और घर बना लो 1 लीटर से 50 लीटर। ट्रैक्टर ट्राली पर रखो, ले जाओ, जब आपका ट्यूबवेल चले वहीं पे 20 खोल दो, रख के 50 लीटर 1 एकड़ में नीचे से छोड़ दो आप हर महीने। आपकी कायाकल्प हो जाएगी भाई साहब।